हम शुरुआत कर रहे हैं आज सीआरपीसी और सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और सीआरपीसी के बारे में हम आज संक्षिप्त विवरण देखेंगे पूरा, है ना। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप वैसे पढ़ते भी होंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाते टाइम जो टॉपिक मैं लूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे और आप गौर कीजिए इसमें, ताकि एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन हमें आते हैं या आपकी रूटीन प्रक्रिया में भी ये क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग को याद रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं ना। हम देखते हैं सीआरपीसी, है ना। तो सीआरपीसी का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले टॉपिक यही लिया है कि सीआरपीसी का मतलब क्या है ना। सीआरपीसी का मतलब क्या है, तो हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे विधिवत और इसको हम समझते हुए चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। ठीक है, दो ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसी और सीआरपीसी, है ना। तो आईपीसी हम देख चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं सीआरपीसी। क्या बोला गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। सन 1973 में पारित हुआ है और 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू कर दिया गया है। अगर हम संसद में बात करें, इसकी संसद को पारित कर दिया गया था 1973 में, है ना, और 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू कर दिया गया है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। क्लियर होगी चीजें आपको। 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि सीआरपीसी कब लागू हुई, तो आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1974। संक्षिप्त नाम आपको पता है सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना, या दंड प्रक्रिया संहिता अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, और बात करें हम पारित कब हुई, है ना, तो पारित हुई है सन 1973 में, इसको संसद में पारित कर लिया गया था और 1 अप्रैल 1974 से यह लागू है ना। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, परिभाषा में क्या है, सीआरपीसी की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें हम विधिवत देख रहे हैं। सीआरपीसी की परिभाषा क्या है, क्लियर है। 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भारत में भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, इंडिया में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। जब कोई अपराध किया जाता है तो 2 प्रक्रियाएं होती है जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है और इसलिए राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। हमारा पहला ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम मुख्य रूप से ये दोनों क्या है, दांडिक कोड है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, सीआरपीसी का उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के उद्देश्य, इस संहिता का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। हमें बहुत साधारण भाषा में इसको पढ़ रहे हैं और बातें क्लियर हो जा रही है। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। जब तक कि अभियुक्त पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है ना, जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता है और यह मौका सीआरपीसी के द्वारा उसको दिया जाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करना, किसी के अधिकारों को कम किए बिना आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है। सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो अभियुक्त व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करना और किसी के अधिकारों को कम किए बिना आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देना, यही सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर।
आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर। तो क्या अंतर है? आईपीसी इंडियन पीनल कोड है ना, अगर हम बात करें आईपीसी की तो इंडियन पीनल कोड अपराध और उसकी सजा के बारे में बताती है। क्लियर है? आईपीसी भारतीय दंड संहिता अपराध और उसकी सजा के बारे में बताती है, वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। क्लियर होगी बातें? सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। सीआरपीसी का मुख्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना है। ये मुख्य रूप से दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझते हुए चलें। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कितने अध्याय हैं, है ना, तो सीआरपीसी में कुल 37 चैप्टर है। आप यूनिट बोल सकते हैं, अध्याय बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीआरपीसी में कुल 37 चैप्टर है, जिनमें कुल 484 धाराएं निहित है ना, 484। कितने सेक्शन में है ये? 484 धाराएं हैं टोटल इसमें। इन्हीं पर पूरी दंड प्रक्रिया संहिता का दारोमदार रहता है। ये जो धाराएं हैं, या हम अगर उर्दू में बोलें तो इसमें कितनी दफाएं हैं? 484 दफा है इसमें, है ना। और इन्हीं पर पूरी दंड प्रक्रिया संहिता का दारोमदार रहता है। जब भी भारत की सीमा में कोई अपराध घटित होता है, तब दो प्रक्रियाएं कानूनन अमल में लाई जाती है। ठीक है, जब भी भारत की सीमा में कोई अपराध घटित होता है, तब दो प्रक्रियाएं कानूनन अमल में लाई जाती है, और वो आपको पता है, पहली दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी इंडियन पीनल कोड, और दूसरी जो है सीआरपीसी, जो दंड के लिए जो प्रावधान करेगी, है ना, जो प्रक्रिया चलेगी, उसको हम बोलते हैं सीआरपीसी। क्लियर है? और अगला हम यहां देख लेते हैं कि इसी में क्वेश्चन निकल के आ गया, व्हेन वाज सीआरपीसी इनेक्टेड? सीआरपीसी कब अधिनियमित किया गया? तो हमने शुरुआत के टॉपिक में पढ़ लिया था, ठीक है, कि 1973 में इसको जो अधिनियमित कर दिया गया था, और 1 अप्रैल 1974 को इसको भारत में लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं, पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है ना। क्या क्या चीजें देखा जाता है इसमें। पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे गिरफ्तार करेगी, किस तरह से गिरफ्तार करेगी। अगर अपराधी या गवाह न्यायालय के बुलावे के बाद भी कोर्ट ना पहुंचे, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन तमाम विषयों के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। क्लियर होगी बातें यहाँ पे? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी क्लियर हो गया था कि सन 1973 में इसको अधिनियमित कर दिया गया है, और 1 अप्रैल 1974 को इसको भारत में लागू कर दिया गया। और सीआरपीसी का मुख्य काम क्या है? पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे गिरफ्तार करेगी, किस तरह से गिरफ्तार करेगी। अगर अपराधी या गवाह न्यायालय के बुलावे के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचता है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इन सारे जो विषय हैं, है ना, इन तमाम विषयों के बारे में सीआरपीसी में विधिवत बताया गया है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हैप्पी राज जी, ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। क्लियर है? दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, और इसलिए राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। ये दोनों है, ये क्या है, समवर्ती सूची में। हम बात करें आईपीसी की, है ना, दंड प्रक्रिया संहिता की, तो आपको पता होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है ना, मैकाले विधि के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन ये दोनों को कहां पे रखा गया है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती इनको रखा गया है, और राज्यों द्वारा ये कार्यान्वित किए जाते हैं। क्लियर है? भारतीय दंड संहिता और राज्य द्वारा समय समय पर, है ना, आईपीसी और राज्य द्वारा समय समय पर पारित अन्य कानूनों का उपयोग वास्तविक आपराधिक कानून के तहत अपराधियों के अभियोजन, मुकदमों और सजा के लिए मशीनरी बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन हिंदी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये दोनों क्या है? प्रमुख आपराधिक कोड है।
अगर हम दोनों के बारे में देखें तो दोनों क्या है, ये प्रमुख आपराधिक कोड हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल। क्लियर है, बोथ ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल है दोनों। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध की परिभाषा, ठीक है, इसमें संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में समझ लेते हैं हम। मुख्य रूप से संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं और असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। अगर हम इसको अंग्रेजी में बोलें तो संज्ञेय अपराध को हम बोलते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस, और हमारा जो असंज्ञेय अपराध है उसको नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। आप लोग जानते भी कंप्लीट सभी है ना, तो इसको हम रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। ऐसे अपराध के रूप में की गई है, ठीक है, संज्ञेय अपराध की परिभाषा ऐसे अपराध के रूप में की गई है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है। बात एकदम क्लियर हो जा रही है। संज्ञेय अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं जिसमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है, ठीक है, जिसमें पुलिस को तुरंत कार्य करने होते हैं। भारतीय दंड संहिता और राज्य द्वारा समय समय पर पारित अन्य कानूनों का उपयोग वास्तविक आपराधिक कानून के तहत अपराधियों के अभियोजन, मुकदमे और सजा के लिए मशीनरी बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है, ये हमने पहले भी देखे थे। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस है ना, हमारा आईपीसी और सीआरपीसी ये दोनों क्या है, प्रमुख दांडिक कोड है। ये चीज हमने क्लियर देख ली है। यहाँ पे हमने मुख्य रूप से क्या देखा, हमने संज्ञेय अपराध के बारे में देखा। हमने वो कौन से अपराध होंगे जो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आएंगे, वो हो सकते हैं आईपीसी के तहत हमारा जो 302 है ना, हत्या या हत्या का प्रयास, या फिर बलात्संग वगैरह हो सकता है, किडनैप, ये ऐसे अपराध है यहाँ पे पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी होती है। यहाँ पे वारंट के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता है ना, नहीं तो उतने समय में अभियुक्त या अपराधी व्यक्ति जो है भाग सकता है, कहीं दूर निकल सकता है। तो ऐसे अपराधों के लिए पुलिस को सामान्यतः तत्काल कार्रवाई करनी होती है, और ऐसे अपराध क्या कहलाते हैं, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्लियर है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की धारा 2 L के अनुसार बताया गया है, ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, वे अपराध असंज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। क्लियर है, और अगर हम धाराओं की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के मुताबिक गर्भपात कराना, झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि, दलित प्रताड़ना आदि अपराधों को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जांच के बिना किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। इसके अलावा किसी बड़े अधिकारी द्वारा ही वारंट जारी किया जाता है। आप लोग क्लियर तरीके से याद रखेंगे है ना। अबॉर्शन, झूठे साक्ष्य देना, फोर्जरी, मानहानि, दलित प्रताड़ना आदि ऐसे अपराध हैं जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, और इनमें बिना जांच के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, और किसी बड़े अधिकारी द्वारा, या तो वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होगा या मजिस्ट्रेट होगा, जिसके द्वारा वारंट जारी किया जाता है, तब ही फिर क्या होता है, वहां पे पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। तो ये कहलाता है हमारा असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्लियर है, यहां तक कि हमने क्लियर देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में कुछ और विशेष देख रहे हैं हम। असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत सजा कम करने का भी प्रावधान है, यानी कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त 3 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत सजा कम करने का भी प्रावधान है, और कुछ अपवादों के अतिरिक्त 3 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान बनाया गया है। असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी के मामलों, पुलिस किसी भी अपराध को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा ऐसे मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन अपराधों के मामले में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच करने का अधिकार नहीं रखती है। असंज्ञेय अपराधों में अपराध की कार्रवाई शिकायत के तुरंत बाद से ही आरंभ कर दी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत हुई है, एफआईआर हुई है, तो उसके तत्काल बाद से पुलिस उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर देती है। क्लियर है, तो ये कुछ विशेष बातें हमको देखने को मिली। क्या बात देख रहे हैं यहाँ पे, सजा को कम करने का भी प्रावधान है। कुछ ही ऐसे मामले हैं जिसमें 3 वर्ष तक की सजा है, इसके अलावा बाकी अपराधों में फिर सजा कम कर दी जाती है।
ठीक है, हम वारंट के बारे में विशेष तौर पे देखेंगे, है ना, वारंट के बारे में भी विशेष तौर से हम देखेंगे इसमें आगे। तो आगे बढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध, है ना, संज्ञेय अपराध कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पहले ही देख लिया था। संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं। क्लियर है, संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या। ठीक है, क्या बोला गया है, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थीफ्ट और आपका डॉरी डेथ, ये सारे क्या आ रहे हैं इसमें अपने, ये संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में। इसमें क्या है, पहले सूचना रिपोर्ट एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है। पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है। हम बात कर रहे थे वारंट की, है ना, कि वारंट क्या होता है। तो मुख्य रूप से सीआरपीसी में वारंट का वर्णन आता है, और वारंट के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और उसकी कभी परिभाषा जाए या कहीं पढ़ने में आए तो आप लोग को याद रहे, वारंट आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम इसको रिपीट करते हैं। वारंट एक आधिकारिक आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसमें वह पुलिस को कुछ कार्य करने के बाबत आदेश देती है। गिरफ्तारी वारंट किसी को गिरफ्तार करने का मजिस्ट्रेट का आदेश होता है। ठीक है, गिरफ्तारी वारंट किसी को गिरफ्तार करने का मजिस्ट्रेट का आदेश होता है। कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तारी वारंट निष्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। क्लियर है, क्या बोला गया वारंट के बारे में। वारंट एक आधिकारिक आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित साइन किया होता है, जिसमें वह पुलिस को कुछ कार्य करने के बाबत आदेश देती है। गिरफ्तारी वारंट किसी को गिरफ्तार करने का मजिस्ट्रेट का आदेश है। कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट निष्पादन करने के लिए अधिकृत कर सकती है। क्लियर हुई यहां तक के। हम आगे इसमें क्वेश्चन और आंसर्स भी देखेंगे, है ना, तो थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। और यहां तक कि जो मैंने आपको बताया, तो यहां तक आप लोग अच्छे से देख पाए होंगे, है ना, यहां तक कि आप लोग काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। और आगे भी हम इसमें देखते हैं। सीआरपीसी हम देख रहे हैं, और आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखें। संज्ञेय अपराध, है ना, संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के मामले में प्राथमिकी एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। हत्या, बलात्कार, चोरी, बेअपहरण, किडनैप, दहेज हत्या आदि संज्ञेय अपराधों के कुछ उदाहरण हैं। क्लियर है, संज्ञेय अपराध से आप क्या समझते हैं, तो हमने पहले भी समझ चुके हैं, और समझ लेते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध की परिभाषा ऐसे अपराध के रूप में दी गई है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, संज्ञेय अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। ठीक है, सीआरपीसी का मतलब अगर हम बोले, है ना, हिंदी में अगर हम बोले, या इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल। दूसरी एक बात और है कि इस धारा की कोई बात धारा 164 की धारा 4 के बंदों को प्रभावित नहीं करेगी। सीआरपीसी 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन लागू के वास्ते ही महत्वपूर्ण कानून है, जो कि सन 1973 में पारित हुआ था। हालांकि इस कानून को अमल में 1 अप्रैल सन 1974 को लाया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता को आम कानून और पुलिसिया बोलचाल की भाषा में सीआरपीसी भी संक्षिप्त रूप से कहते हैं। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सीआरपीसी, जिसका मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे भारत की मातृभाषा में हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। इसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें 37 चैप्टर हैं, है ना, 37 अध्याय हैं। कुल अगर हम यूनिट बोलें तो इसमें 37 यूनिट है, और जिसमें इसको 484 धाराओं में बनाया गया है। ठीक है, इन्हीं पर पूरी दंड प्रक्रिया संहिता का दारोमदार रहता है। जब भी भारत की सीमा में कोई भी अपराध घटित होता है, तब 2 प्रक्रियाएं कानून अमल में लाई जाती है। पहली इस्तेमाल जांच एजेंसी द्वारा घटना की पड़ताल में किया जाता है, जो कि पीड़ित से भी संबंधित होती है, जबकि दूसरी प्रक्रिया आरोपी यानी मुलजिम
से संबंधित होती है। इन प्रक्रियाओं का विस्तृत ब्यौरा सीआरपीसी में मौजूद है। सीआरपीसी की इतिहास पर नजर डाली जाए तो इसमें बीते कई दशक में समय समय पर जरूरत के मुताबिक कई और छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं, संशोधन लगातार किए जाते हैं। ठीक है, जब कभी जरूरत पड़ती है तो वहां पे संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने सीआरपीसी के बारे में कुछ विशेष बातें देखी। ठीक है, और अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे। तो आप सभी को क्वेश्चन आंसर भाग लेना है। आप लोग रेडी हैं? है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन है हमारे, और इन्हीं 20 क्वेश्चंस में आप लोग भाग लीजिए। है ना, सभी के आंसर्स आप चैट के माध्यम से मुझे आंसर दे सकते हैं, और राइट आंसर यहाँ से आपको बता दिए जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? है ना, तैयार है आप लोग? मुझे बताइए, तो फिर मैं शुरुआत करता हूं। सीआरपीसी, चलिए संतोष जी, थैंक यू। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है इसमें भाग लें। ठीक है, सभी लोग जो है ध्यान से अभी आप लोग इसको क्वेश्चंस को सुनेंगे, आपके स्क्रीन में भी दिखेगा, और लगभग सभी को आंसर पता भी होना चाहिए, और जिनको नहीं भी पता है तो वो लोग भी उसको ध्यान से देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, प्रश्नोत्तरी की, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सीआरपीसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि धारा 376, है ना, यदि धारा 376, यदि आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? ठीक है, क्या बोला गया है? यदि आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए 155, बी 156, सी 157, या फिर डी 154। है ना, सीआरपीसी की धारा 155, धारा 156, धारा 157, या फिर धारा 154। तो सभी के आंसर्स आ रहे हैं, मैं आंसर्स भी देख रहा हूं। ठीक है, और सभी के आंसर्स आपके लगभग क्या है, राइट आंसर आ रहे हैं। क्या आंसर है इसका? डी, है ना, धारा 174। क्लियर है, धारा 174। चलिए, बहुत अच्छा लगा, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जवाब सभी को देना भी चाहिए। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और हम इसी का रिवीजन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सभी को याद रहेगा। आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत कोई अपराध अगर कारित होता है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 154 के तहत अभिलिखित की जाएगी। क्लियर है, और हमारा अगला क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? क्लियर है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है ए सेक्शन 306, ऑप्शन बी सेक्शन 304, ऑप्शन सी सेक्शन 301, या फिर ऑप्शन डी 406। क्या बात है, एपी राय जी, अनीता डाका जी, अश्विनी कुमार जी, टिकन दास जी, हैप्पी राजी, मंजू कुमारी जी, है ना, पुनीत जी, अशोक कुमार पांडे जी, अनिल यादव जी, नरेश जी, प्रवीण कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह जी। चलिए, रटा हुआ है आप लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका जवाब है हमारा सेक्शन 304। ठीक है, आंसर क्या है? 304, है ना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में
निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। क्लियर है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग सभी आंसर दे रहे हैं, है ना। और जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग सभी भी जो है इसका आंसर दें। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन तीसरे में? परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। क्लियर है, परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में, ऑप्शन ए, अभियुक्त का कोई संभाव्य बचाव नहीं है, ऑप्शन बी, दोष सिद्ध के लिए पर्याप्त आधार है, और ऑप्शन सी है अभियुक्त निर्दोष नहीं है, या हमारा ऑप्शन डी है संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है, आंसर दीजिए सभी इसका। सही बात है संतोष जी, आपने लिखा है कि प्लीडर उपलब्ध है, बिल्कुल सही कहना है आपका। धारा 304 के तहत प्लीडर है ना, जो विधिक सहायता देगा वो उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सही बात है। अभी हम क्वेश्चन 3 में आ गए, तो 3 का आंसर सभी लोग दीजिए, और लगभग काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, है ना, और सही आंसर भी दे रहे हैं आप लोग। परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में, है ना। हमारे 4 ऑप्शन थे, बिल्कुल ठीक है, प्रवीण कुमार जी और धीरज सिंह जी। इसका आंसर होगा हमारा डी, है ना, यदि उसकी राय में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। क्लियर है, चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग लगभग सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, तो इसी गति से आप लोगों को आंसर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है जो उसके हो। ठीक है, जो उसके हो। क्या बोला गया है? ऑप्शन ए है बहन, सिस्टर, ऑप्शन बी है भाई, ब्रदर, ऑप्शन सी है वयस्क विवाहित पुत्री, है ना, वयस्क विवाहित पुत्री, या फिर ऑप्शन डी है पिता, फादर। सभी जवाब दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, धीरज जी, अश्विनी जी, यरोही पटेल जी, अनीता डाका जी, आप सभी लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। पिता, क्या बात है प्रवीण कुमार जी, आपने हिंदी में लिख दिया पिता, बहुत बढ़िया। अनिल यादव जी, टिक्कन दास जी, अवनीश भारद्वाज जी, गजानन जाधव जी, नरेश जी और एपी राय जी, धर्मेंद्र सिंह तोमर जी, आंसर सभी के सही है। संतोष जी, किशोर सिंह जी, वेरी गुड। क्या बोला गया है? धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है। किसको? पिता को दे सकता है ना। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन थे, भाई, बहन, वयस्क विवाहित पुत्री या पिता, तो क्या है, पिता को दे सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी, है ना। 4th क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ डी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 321, है ना, सीआरपीसी के सेक्शन 321 के अंतर्गत कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है? कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है? क्वेश्चंस को आप लोग एक बार दोबारा देखें। क्या बोला जा रहा है? धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है? ऑप्शन ए, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, है ना, कलेक्टर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन बी, मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से, मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से। ऑप्शन सी है मामले का भार साधक
जो लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति के बगैर भी, और ऑप्शन डी है राज्य शासन, स्टेट गवर्नमेंट। और मुझे लग रहा है कि आप सभी के आंसर्स भी आ गए हैं, है ना? आप सभी ने प्राय प्राय आंसर भी दे दिया है, तो आंसर हम देख लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोतीलाल जी, मोनू कुमार जी, भारद्वाज जी, पटेल जी, आप सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है ना? क्या बोला जाएगा इसमें? मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से। क्लियर है? मामले का भार साधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से। क्लियर है? तो हमारा जो राइट आंसर है इसका, है ना, सभी ने बी दिया है। हैप्पी राज जी, गजानन जाधव जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सभी ने इसका जो आंसर है हमें राइट आंसर दिया है। तो ये आप लोग का रिवीजन भी हो गया है और आप लोग याद किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? अभियुक्त अभिभावक सौदेबाजी, प्ली बार्गेनिंग, अभियुक्त अभिभावक सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप से उसने, यदि अभिकथित रूप से उसने, क्या बोला गया है? स्त्रियों या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रभावित, है ना, करने वाला कोई अपराध किया हो। ऑप्शन ए, महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो। ऑप्शन बी है चोरी का अपराध किया हो। ठीक है, ऑप्शन बी चोरी का अपराध किया हो। ऑप्शन सी है देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो, या फिर ऑप्शन डी है हत्या का अपराध किया हो। तो क्वेश्चन 6 का सभी लोग आंसर करेंगे। और अभियुक्त अभिभावक सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप से उसने, क्षमा चाहेंगे सभी के आंसर जो है ए में आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। स्त्रियों या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो, है ना। यहाँ पे प्री बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, हत्या के अपराध में भी नहीं की जा सकती। देश की या सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला भी कोई अपराध है, यहाँ भी नहीं किया जाता। ये क्या है, गंभीर अपराध हो जाएंगे, है ना। एक ही अपराध दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, चोरी का अपराध किया हो, चोरी का अपराध। ठीक है, चोरी का अपराध क्या आएगा यहाँ पे आंसर? अगर आप लोगों ने गलत आंसर करके रखा है तो आप लोग ध्यान रखें, इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बी। धीरज सिंह जी, हैप्पी राज जी, आप लोगों ने जवाब सही दिया है ना। ऑप्शन बी, चोरी के अपराध में बार्गेनिंग की जा सकती है, सौदेबाजी की जा सकती है कि ठीक है भाई हमने चोरी कर लिया था, हमें इसके बदले में ऐसा कुछ कर दो। तो कई बार क्या है, उस अपराध को सेटल कर दिया जाता है। एक ही अपराध है वो चोरी का, है ना। बाकी जो 3 अपराध हैं स्त्रियों के प्रति या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए, तो ये अपराध भी जघन्य माना जाएगा। देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध भी देश के लिए खतरा वाला बात हो गई, वहां पे भी आप प्री बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हत्या ऑलरेडी अपने आप में जघन्य अपराध है, तो यहाँ पे भी प्री बार्गेनिंग नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी, चोरी का अपराध। क्लियर है? क्वेश्चन 6, है ना, क्या आंसर है हमारा इसका? चोरी के अपराध के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अगला हमारा? 7वां,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 ए मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है। सीआरपीसी के सेक्शन 311 ए मजिस्ट्रेट को कौन सा पावर देती है? ऑप्शन ए है किसी स्थान में जिसमें अपराध का किया जाना अभिकथित है उसमें जाने और उसका निरीक्षण करने का। ऑप्शन बी है नमूना हस्ताक्षर देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए। ऑप्शन सी है विचारण के दौरान अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने हेतु। या ऑप्शन डी है अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, है ना। तो क्वेश्चन 7 का आंसर सभी लोग टाइप करेंगे। क्वेश्चन 7, अनिता जी आपने लिखा है ए, है ना। बाकी लोग क्या आंसर प्लीज क्वेश्चन 7 7वां क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। आरोही पटेल जी आपने भी ए लिखा है, प्रवीण कुमार जी ए लिखा है, अवनीश भारद्वाज जी आपने भी ए लिखा है और धीरज सिंह जी आपने बी लिखा है। संतोष जी आपने लिखा है हस्ताक्षर। मंजू कुमारी जी आपने बी लिखा है, ठीक है। मोनू कुमार जी आपने बी लिखा है। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी आपका आंसर ए में है। हैप्पी राज जी आपने बी दिया है। टेकन दास जी आपका आंसर आया बी। मैं सभी लोग के आंसर्स की प्रतीक्षा कर रहा हूं, है ना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज टाइप करें जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन 7, अश्विनी कुमार जी आपने डी में आंसर दिया है, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए। सेक्शन 311 311 ए, है ना। 311 का भी हम इसको बोलेंगे या तो फिर हम उसको सेक्शन 311 ए बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी अपने आंसर करेक्ट करें। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नमूना हस्ताक्षर देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए। क्लियर है? सभी अपने आंसर सुधार लेंगे, है ना। नमूना हस्ताक्षर देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। गजानन जादव जी आपने भी बी लिखा है, बी वाले इसमें सारे राइट हैं। क्लियर है? भारद्वाज जी आपने भी बी लिखा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन 8वां, निम्न में से कौन सी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? अधिकारी नहीं है ना। ऑप्शन ए है जड़ता की दशा में रहने वाली स्त्री, जड़ता की दशा में रहने वाली स्त्री। ऑप्शन बी है वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऑप्शन सी पति एवं पत्नी दोनों जो परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, है ना। जड़ता की दशा, एडल्ट्री, अगर हम आईपीसी की बात करें तो एडल्ट्री 498 इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है ना। जड़ता की दशा में रहने वाली स्थिति स्त्री, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, और पति और पत्नी जो अपनी सहमति से अलग रह रहे हैं, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो चलिए 11 लोगों के आंसर सभी आ गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। गुड। धीरज सिंह जी डी में आंसर दिए। अनीता डागा जी आपने भी डी लिखा है। बिंदु कुमारी जी डी लिखा है आपने, ना, ऑप्शन डी।
ये आरोही पटेल जी आपने आंसर डी लिखा है। प्रवीण कुमार जी आपका भी आंसर डी में है। मोनू कुमार जी आपने भी डी लिखा है। और मोतीलाल जी आपने 8 डी लिखा है, बिल्कुल ठीक है, 8 डी लिखा है आपने। टेकन दास जी भी डी लिखे हैं। अश्विनी कुमार जी डी लिखे हैं। ए पी राय जी आपने लिखा हुआ है डी, ठीक है। मंजू कुमारी जी का भी आंसर डी में है। हैप्पी राज जी डी, गजानन जाधव जी डी, अश्विनी भारद्वाज जी डी, पुनीत जय संकुआ धाम आपने सी लिखा है ना। पुनीत जी आपने सी लिखा है। और धर्मेंद्र सिंह तोमर जी आपने डी लिखा है, ठीक है। तो चलिए, जिन जिन लोगों ने आंसर डी में दिया है वो आप सभी सही हो, है ना। ये जो तीनों कारण है ना, ये सभी कारण के अंतर्गत क्या है, इनको भरण पोषण का अधिकार नहीं है। जड़ता में रहने वाली स्त्री अपने पति के होते हुए गैर मर्द के साथ रहने वाली स्त्री, वो भी जो है भरण पोषण की अधिकारी नहीं है। वयस्क विवाहित पुत्री जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह भी जो है भरण पोषण के लिए अधिकारी नहीं है। और पति एवं पत्नी जो अपनी सहमति से अलग रह रहे हैं, ये भी एक दूसरे से भरण पोषण लेने के अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है 9वां क्वेश्चन में। जब विचारण भारतीय दंड विधि की धारा 376 के अपराध से संबंधित है, विचारण यथासंभव पूरा किया जाएगा, है ना। ये आप लोग सभी जानते होंगे, इसको और फास्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा 1 ईयर में, ऑप्शन बी है 6 मंथ में, ऑप्शन सी है 2 इयर्स में, या ऑप्शन डी है 2 मंथ में। आंसर टाइप करेंगे सभी। क्वेश्चन 9, जब भारतीय दंड विधान की धारा 376 के अपराध से संबंधित है, ठीक है, बलात्कार की बात की जा रही है, कितने दिनों में इसको पूरा किया जाएगा। चलिए 7 लोगों ने अपना जवाब दे दिए हैं, 8 लोग हो गए हैं। देख लेता हूं कौन कौन ने जवाब सही दिया है। अच्छा, मोतीलाल जी आपने लिखा है बी। पुनीत जय सकुन जी आपने लिखा है डी, मतलब 2 माह में आपके हिसाब से। प्रवीण कुमार जी आपने भी लिखा है 60 डेज। धीरज सिंह जी ने लिखा है डी, या रोही पटेल जी आपका आंसर है बी। मंजू कुमारी जी आपने लिखा है डी। जसवंत सिंह रावत जी आपने डी लिखा है। और यारोही पटेल जी आपने भी डी लिखा है। मोनू कुमार जी आपने बी लिखा है। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी आपने भी डी लिखा है ना। क्वेश्चन 9, बलात्कार के मामले को यथासंभव कितने दिनों में इसका विचारण को पूरा किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी आपने डी लिखा है। और हम बात करें इसके राइट आंसर की, ठीक है, हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका टाइम जो है, अधिकतम टाइम 6 माह का दिया जाता है, ठीक है। अधिकतम टाइम 6 माह का दिया जाता है, ऑप्शन बी, है ना। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी, 6 माह में। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन 10 है, यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकेगा। क्वेश्चन 10 का आंसर सभी लोग टाइप करेंगे। क्वेश्चन 10 का, यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष से ज्यादा नहीं, ऑप्शन बी 1 वर्ष से ज्यादा नहीं, ऑप्शन सी 3 माह से ज्यादा नहीं, और ऑप्शन डी है 6 माह से ज्यादा नहीं। यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकेगा। तो सभी थोड़ा स्पीड से इसके आंसर टाइप करेंगे।
प्रवीण कुमार जी आपने ए लिखा है, पटेल जी आपने ए लिखा है, ढाका जी आपने डी लिखा है, मोनू कुमार जी आपने सी लिखा है, अश्विन कुमार जी आपने डी लिखा है, मंजू कुमारी जी आपने भी डी लिखा है, धीरज सिंह जी ए लिखा है और मोतीलाल जी आपने भी डी लिखा है। बिंदु कुमारी जी आपने सी लिखा है ना। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी आपने डी लिखा है। क्वेश्चन 10 है ना, क्वेश्चन 10। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? अधिकतर लोग डी में आंसर दे रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, बाकी लोगों के भी, संतोष जी आपने सी लिखा है, राय जी आपने बी लिखा है, त्रिपाठी जी आपने डी लिखा है ना। तो जितने भी लोग इसमें सी के साथ है, 3 माह से ज्यादा नहीं, है ना। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकेगा, 3 माह से ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो सभी अपने आंसर्स को करेक्ट कर लेंगे। और प्रवीण कुमार जी आपने लिखा है 2 वर्ष से ज्यादा नहीं, नहीं ये राइट आंसर नहीं है, 3 माह से ज्यादा नहीं। संक्षिप्त विचारण के तहत अगर दोषी ठहराया गया है तो 3 माह से ज्यादा का उसको दंड दिया नहीं जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल 3 वर्ष होगा, है ना। कितने वर्षों का बोल रहा है? 3 वर्ष होगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला जा रहा है इसके तहत? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल 3 वर्ष होगा। ऑप्शन ए है, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ना। ऑप्शन बी है, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। ऑप्शन सी है, यदि अपराध 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। या ऑप्शन डी है, यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए है। क्वेश्चन 11 का आंसर टाइप करेंगे सभी। क्वेश्चन 11 का हाँ संतोष जी आपने लिखा है समान मामलों में, ठीक है सही बात था। उसमें समान मामलों में अगर किसी को संक्षिप्त विचारण में दोषी सिद्ध हुआ है तो उसके लिए 3 माह था अधिकतम, है ना। और इसके आंसर्स आ रहे हैं अगले क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन 11 के। अनीता जी आपने सी लिखा है, प्रवीण कुमार जी सी, बिंदु कुमारी जी आपने ए दिया है, पुनीत जय राम जी आपका ए है, और अश्विनी कुमार जी आपने क्या लिखा है? एस लिख दिया आपने, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पटेल जी आपने ए लिखा है, यारोई पटेल जी, अश्विन कुमार जी ए, मोनू कुमार जी आपने डी लिखा है। तो क्वेश्चन 11 का और लोग आंसर टाइप करेंगे प्लीज। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। और बी है, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, परिसीमा काल होगा। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए है, देखो क्वेश्चन में ही बात छुपी हुई है ना। आंसर में क्या बोला? यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ना। जो ऑप्शन दिया है ना आपका बी, ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार जी समझ गए हैं आप? ऑप्शन बी ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। क्लियर है? अगला हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है।
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या फिर दोनों। ऑप्शन बी है 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने या फिर दोनों। ऑप्शन सी है 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या असीमित जुर्माना या दोनों। और ऑप्शन डी है 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या फिर दोनों। चलिए आप लोग के सभी के आंसर आ रहे हैं, डी में आंसर आ रहे हैं आपके सभी के। क्वेश्चन 12 है ना। पुनीत जी, अच्छा दीपक गायकवाड़ जी आपने डी बोला है, प्रवीण जी आपने डी लिखा है, पटेल जी आपने सी लिखा है, जसवंत सिंह रावत जी आपने डी लिखा है, गजानन जाधव जी आपका भी डी है, अनीता ढाका जी आपने भी डी बोला है, तेकन दास जी आपने भी डी बोला है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। संतोष जी आपका भी आंसर डी में है, मंजू कुमारी जी आंसर आपका डी में है, भारद्वाज जी आपका भी आंसर डी में है। ठीक है, अविनाश भारद्वाज जी आपने भी आंसर डी में दिया है और ये डी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास या फिर 10,000 रुपए से अधिक जुर्माना या दोनों। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ये दंड दे सकता है। क्लियर है? तो जितने भी डी वाले लोग हैं आप सभी ने राइट आंसर दिया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में कर सकता है? धारा 13। कार्यपालक मजिस्ट्रेट किनको बोलेंगे हम? कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, क्या होते हैं ये? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कर सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 109, ऑप्शन बी सेक्शन 106, ऑप्शन सी 108 या ऑप्शन डी सेक्शन 110। धारा 109, धारा 106, धारा 108 या फिर धारा 110। तो सभी लोग क्वेश्चन 13 का आंसर टाइप करेंगे। क्वेश्चन 13, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देख रहे हैं सभी को आंसर? प्रतिभूति की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में करता है? जमानत जब ली जाती है ना, किस धारा के तहत ली जाएगी? जसवंत सिंह रावत जी आपने डी में आंसर दिया है, अधिकतर लोगों ने ए में दिया है ना। अनीता ढाका जी, टेकनदास जी, मंजू कुमारी जी, हैप्पी राज जी, अवनीश भारद्वाज जी, बिंदु कुमारी जी, दीपक गायकवाड़ जी, पटेल जी, संतोष जी, मोनू कुमार जी, आप सभी लोगों ने इसका आंसर ए में दिया है। और डी में किन्होंने दिया है भाई? डी में देख लेते हैं। प्रवीण कुमार जी आपने डी में दिया है और जसवंत सिंह रावत जी आपने भी डी में आंसर दिया है। तो डी इसका राइट आंसर है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। याद रहेगा सभी को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 में कर सकता है। क्लियर है? ज्यादा समय ना लेते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारों के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा खालिस्तान में दिए गए हैं, है ना। आंसर टाइप करिए क्वेश्चन 14 का। ऑप्शन ए है सेक्शन 41 ए, ऑप्शन बी है सेक्शन 41 डी, ऑप्शन सी है सेक्शन 41 सी या फिर ऑप्शन डी है 41 बी, सेक्शन 41 बी। गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारों के कर्तव्य
दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिए गए हैं? आप लोगों का हमेशा इससे पाला पड़ता होगा, है ना? हमेशा आप लोगों का इन धाराओं से पाला पड़ता होगा। चलो राइट आंसर किन किन ने दिया है हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बिंदु कुमारी जी ने डी लिखा है भाई। मोतीलाल जी आपने भी डी लिखा है, अनीता ढाका जी आपने भी डी लिखा है, यारोई पटेल जी डी लिखा है आपने, गजानन जादव जी डी लिखा है आपने, जसवंत सिंह रावत जी आपने भी आंसर डी में दिया है, मंजू कुमारी जी, दीपक गायकवाड़ जी, धर्मेंद्र सिंह जी, टेकन दास जी, डीएम त्रिपाठी जी, धीरज सिंह जी, हैप्पी राज जी, प्रवीण कुमार जी, आप लोगों ने आंसर दिया है डी, है ना? अवनीश भारद्वाज जी आपका आंसर ए में है और हैप्पी राज जी आपका आंसर डी में है। तो चलिए, अश्विनी कुमार जी आपने बी लिखा है, हालांकि इसका जो राइट आंसर है ना, राइट आंसर इसका है 16 का डी। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? डी। ये आप लोग सभी याद रखेंगे। गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारों के कर्तव्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 बी सेक्शन 41 बी में बताया गया है। याद रखें आप लोग सभी, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अधीन परिसीमा काल प्रारंभ होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल प्रारंभ होगा। ऑप्शन ए अपराध के संज्ञान लेने के दिनांक से, ऑप्शन बी शिकायत दर्ज कराने के दिनांक से, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी अपराध के घटित होने की दिनांक से। क्वेश्चन 15 का सभी आंसर टाइप करेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा, और काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं। अनीता जी आपने बी लिखा है, मंजू कुमारी जी बी लिखा है, संतोष कुमार जी बी लिखा है आपने, अश्विनी कुमार जी आपने ए लिखा है, मोनू कुमार जी आपने बी लिखा है, पटेल जी आपने बी लिखा है, मोतीलाल जी आपने ए लिखा है, और धीरज सिंह जी बी में, अश्विन भारद्वाज जी, अवनीश भारद्वाज जी सॉरी बी, टेक अंदाज जी आपने भी बी में लिखा है आंसर इसका। क्वेश्चन 15, प्रवीण कुमार जी आपने बी में लिखा है 41 ए नोटिस। हैप्पी राज जी आपने बी लिखा है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल प्रारंभ होगा। क्वेश्चन 15, है ना? क्वेश्चन 15, इसका राइट आंसर है हमारा डी। कोई बात नहीं प्रवीण कुमार जी, नहीं पता कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं सीधा, है ना? इसका राइट आंसर है हमारा डी, परिसीमा काल होगा अपराध के घटित होने की दिनांक से, अपराध के घटित होने की दिनांक से। जसवंत सिंह जी आपने भी डी लिखा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं समय खराब ना करते हुए। क्वेश्चन 16 है ना, 16, जहां अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, वहां ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी कोई अपील नहीं होगी, ऑप्शन सी अपील केवल उच्च न्यायालय को दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, या फिर ऑप्शन डी है अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में हो सकेगी। दीपक गायकवाड़ जी आपने लिखा है परिसीमा काल का मतलब, परिसीमा काल का मतलब जब कोई भी अपराध घटित हो जाता है ना, जब कोई भी अपराध घटित होता है उसके बाद में उसकी एफआईआर होती है, उस पर जांच की जाती है ना, परिसीमा काल, उस समय में उसकी जांच के लिए संज्ञान में लिया जाता है, वही समय क्या होता है? परिसीमा काल होता है ना? परिसीमा काल, ये लिमिटेशन की बात नहीं हो रही है, लिमिटेशन एक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे परिसीमा काल कब प्रारंभ होता है? तो जैसे ही कोई अपराध घटित हुआ, है ना, उसके दिनांक से उसका परिसीमा काल शुरुआत हो जाता है। जैसे बलात्कार के मामले में आपने देखे थे कि 6 महीने के अंदर में उसकी जांच को
पूरा किया जाता है, तो ये 6 महीने का उसका परिसीमा काल है। ठीक है, ऐसे ही हर तरीके के अपराध के लिए परिसीमा काल अलग अलग होते हैं, लेकिन वो प्रारंभ कब से होते हैं, जब अपराध घटित होता है। समझ पाए आप दीपक गायकवाड़ जी? और चलिए क्वेश्चन 16 का जो आंसर दिए हैं मोतीलाल जी आपने सी दिया है, मोनू कुमार जी सी, अनीता जी, गजानन यादव जी ने भी सी लिखा है, यादव पटेल जी आपने भी सी लिखा है। बाकी लोग भी आंसर देंगे प्लीज। हैप्पी राज जी आपने भी सी लिखा है। 16 है ना, क्या हो पाएगा इसमें? ओके गायकवाड़ जी, सभी लोग इसका आंसर सी में दे रहे हैं। अपील केवल उच्च न्यायालय को दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, है ना, कोई अपील नहीं होगी। ऑप्शन बी में बोला गया और ऑप्शन डी में बोला गया अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में हो सकेगी। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो सेशन न्यायालय है, सत्र न्यायालय है ना, सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय, यहाँ पे पहले अपील की जाती है ना, इसके बाद ही अपील को उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा? जब अगर न्यायालय में अभियुक्त के द्वारा अपना गुनाह कबूल कर लिया गया है तो उसकी अपील कहाँ होगी? पहले अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में होगी, है ना, इसके बाद वह उच्च न्यायालय जा सकता है अगर दंड से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है, आंसर होगा इसका डी। हमारे 16वें क्वेश्चन का आंसर है डी, अपील सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट को दंड की वैधता के बारे में हो सकेगी। क्लियर है? और जितने भी डी के लिए आंसर थे, संतोष कुमार जी, अश्विन कुमार जी, संतोष जी, हैप्पी राज जी, जिन जिन ने डी में आंसर दिया है, आप लोग के आंसर सही है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दी गई है। किस धारा में दी गई है? पीड़ित की, विक्टिम, है ना, डेफिनेशन ऑफ विक्टिम, पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए है सेक्शन 2 खा का, या फिर हम बोलेंगे धारा 2 बा का, है ना, धारा 2 बा का, या अगर हम सेक्शन 2 बी ए, है ना। ऑप्शन बी है धारा 2 एफ, ऑप्शन सी है धारा 2 पा, या ऑप्शन डी है धारा 2 घा। हिंदी में लिखा है, मैं हिंदी में बोलता हूं आप लोगों को। धारा 2 घा। 17 का आंसर बताएंगे सभी। पीड़ित की परिभाषा, विक्टिम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ विक्टिम किसमें दिया गया है? 13 लोगों ने जवाब दिया है, देख लेते हैं किन किन ने जवाब सही दिया है भाई। मोतीलाल जी, जसवंत सिंह रावत जी, अनीता जी, डीएम त्रिपाठी जी, गजानन जादव जी, धीरज सिंह जी, अश्विनी कुमार जी, आरोही पटेल, गजानन जादव, टेक अंदाज, संतोष जी और अवनीश भारद्वाज, प्रवीण कुमार और हैप्पी राज जी, सॉरी संतोष जी और अवनीश भारत जी को छोड़ के सभी ने आंसर दिया है, ए में आंसर दिया है ना। अवनीश भारद्वाज जी आपने सी में लिखा है और हैप्पी राज जी आपने भी सी में लिखा है, टेक अंदाज जी आपने ए में लिखा है। 17 बिंदु कुमारी जी आपका आंसर भी ए में है, तो जितने भी ए वाले हैं इसमें उनके आंसर क्या हैं? राइट हैं। ठीक है, सेक्शन 2 बा का, या इसको आप बोलेंगे सेक्शन 2, क्या बोलेंगे इसको आप? सेक्शन 2 बी ए, सेक्शन 2 बी ए। लास्ट से तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन 18, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? क्वेश्चन 18 ध्यान से सुनिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है सेक्शन 133, ऑप्शन बी है सेक्शन 139,
ऑप्शन सी है सेक्शन 145, ऑप्शन डी है सेक्शन 147। क्वेश्चन 18, और काफी लोगों के आंसर्स आ चुके हैं इसमें। बिंदु कुमारी जी, अच्छा, टेकन दास जी, डीएम त्रिपाठी जी, है ना। अधिकतर लोग 139 में दे रहे हैं, बाकी लोग भी दीजिए आंसर। डीएम त्रिपाठी जी आपने भी बी लिखा है, हैप्पी राज जी आपने भी बी लिखा है। क्वेश्चन 18 का आंसर 18वां क्वेश्चन हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? निर्देश जारी कर सकता है स्थानीय अन्वेषण जांच के लिए, है ना। गजानन जाधव जी आपने भी आंसर बी में दिया है, धीरज सिंह जी बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर बी ही है ना। इसका राइट आंसर बी ही है। सेक्शन 139, सीआरपीसी के सेक्शन 139। वेरी गुड, लगभग सभी ने इसका राइट आंसर दिया है। हमारा लास्ट का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। व्यक्तिक्रम मतलब चूक होने पर, जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम, अगर किसी पे जुर्माना लगाया गया है और वह जुर्माना नहीं दे पा रहा है ना, क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकेगा। ऑप्शन बी, अधिरोपित मुख्य दंडादेश के साथ साथ भोगे जाने का आदेश होगा। ऑप्शन सी है, अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, यहां से आपके आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अश्विनी कुमार जी आपने आंसर दिया है सी में, है ना। बाकी लोग भी अपने अपने आंसर्स टाइप करेंगे। क्वेश्चन 19, जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकेगा। गजानन जी, जसवंत सिंह जी, हैप्पी राज जी, यारोई पटेल जी, दीपक गायकवाड़ जी, आप लोगों के आंसर सी में आ गए हैं। बाकी लोग भी अपने आंसर टाइप करेंगे। धर्मेंद्र सिंह तोमर जी आपने भी सी में आंसर दिया है ना, ऑप्शन सी, मतलब अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त सभी लोग जा रहे हैं। बिंदु कुमारी जी आपने भी सी आंसर दिया है, सी में। तो चलिए, आप सभी लोग गलत नहीं हो सकते, है ना। इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, है ना। क्या बोला गया है? अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त, अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त अधिनिर्णित किया जा सकता है कारावास। क्लियर है। और अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन सीआरपीसी का। सभी चिकित्सालय, ऑल हॉस्पिटल्स, चाहे वह गवर्नमेंट या फिर निजी, शासकीय हो या निजी हो, एसिड अटैक एवं बलात्कार की पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। क्या बोला गया है? कर्तव्यबद्ध है। किस धारा के तहत? ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सी के अंतर्गत। ऑप्शन बी है सीआरपीसी के सेक्शन 53 ए 2 के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के अंतर्गत, या ऑप्शन डी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 बी के अंतर्गत। 20वां क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। अनीता जी ने लिखा है बी, अश्विनी जी ने लिखा है बी, दीपक जी आपने भी बी लिखा है, पुनीत जी बी, सभी लोग बी में आंसर दे रहे हैं भाई। सभी लोग आंसर देंगे फटाफट करके, है ना। डीएम त्रिपाठी जी आपने भी बी लिखा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सी, 53 ए 2, या फिर 357 ए, या फिर आगे है 357 बी। अधिकतर लोग इसमें आंसर बी दे रहे हैं। प्लीज एक्सप्लेन सेक्शन 376 एबीसी। एबीसी, मोतीलाल जी आपने जो
376 एबीसी के लिए बोला है, और अपनी आज की क्लास सीआरपीसी की चल रही है ना। हम बता तो सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेगी, तो इसको हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे हम। 376 ए बी सी है ना, कैटेगरीज है उसके, तो आगे भी कैटेगरी है उसमें, तो धारा 376 में आगे भी एबीसी के अलावा भी आगे भी है उसमें, तो है ना। अभी हम 20वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। टेकन दास जी, धीरज सिंह जी, हैप्पी राज जी, आपने ए में आंसर दिया है। संतोष जी बी, मोनू कुमार, हैप्पी राज, आप लोगों ने बी में आंसर दिए। बाकी लोग भी अपना आंसर टाइप करें प्लीज। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का सीआरपीसी का। सभी चिकित्सालय चाहे शासकीय या निजी एसिड अटैक या फिर बलासन की पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक उपचार चिकित्सा है ना एवं चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध है। किस धारा के तहत कर्तव्यबद्ध है? ओके, नो सर, 357 357 357। धीरज सिंह जी आपने भी ए में दिया है आंसर। टेकन दास जी आपने भी ए में दिया है। मोतीलाल जी ठीक है। अच्छा, आप 357 के बारे में पूछ रहे हैं। धारा 357 है ना, धारा 357 क्या करती है? धारा 357 सभी हॉस्पिटल्स में है ना, निजी हो या प्राइवेट हो, ठीक है, निजी हो या प्राइवेट हो, एसिड अटैक, बलासन और ये जो निःशुल्क, इनको क्या है कि इनको निःशुल्क देने का प्रावधान है। तो पहले हम आंसर दे देते हैं आपका। क्वेश्चन 20 का जो आंसर है वो है ए में, है ना। इसका आंसर क्या है? ए में है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सी के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सी के अंतर्गत सभी मेडिकल्स है ना, सभी, वो चाहे निजी हो या सरकारी हो, ठीक है, निजी हो या सरकारी हो, क्या बोला गया है उसमें? बालासंग पीड़ित और ये जो एसिड अटैक वाले हैं, इनको निःशुल्क उपचार देना होगा और प्राथमिक उपचार देना होगा। क्लियर है? क्या बोला गया है? प्राथमिक उपचार इनको देना होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया हुआ है मोतीलाल जी, सेक्शन 357 है ना, धारा 357 के अंतर्गत जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश देता है जिसके अंतर्गत मृत्यु का भी दंड हो सकता है ना, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वहां न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने का भाग, ठीक है, धारा 357 के तहत जब न्यायालय किसी को जुर्माना देता है ना, जुर्माना अधिरूपित करता है और उसमें मृत्युदंड भी हो सकता है, तो वो किसको दिया जाता है? वो जुर्माने से लिया हुआ पैसा जो विक्टिम है उसको प्रदान करने के लिए लिया जाता है। ये प्रावधान करता है धारा 357, ठीक है। किसी भाग का उपयोजन किसी हानि या क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। क्लियर है? धारा 357 सीआरपीसी सेक्शन 357 के तहत न्यायालय के द्वारा अगर जुर्माना होता है उसमें मृत्युदंड भी शामिल है। क्लियर है? उसमें मृत्युदंड भी शामिल हो सकता है। तो जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उस जुर्माने का उपयोग किया जाता है या उसके पक्ष में जुर्माना लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन 20 आप लोग विशेष तौर से याद रखेंगे। सभी चिकित्सालय चाहे निजी हो शासकीय हो, एसिड अटैक बलात्संग पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ठीक है मोतीलाल जी, चलिए थैंक्स, आप संतुष्ट हुए उसके लिए। तो अभी हमने सीआरपीसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस के आंसर देखे, विधिवत आंसर आप लोगों ने दिया भी, आप लोगों ने भाग भी लिया, है ना। और ये सभी
क्वेश्चन आंसर्स और सीआरपीसी के जो नोट्स हैं आपको क्लास के बाद पोर्टल में मिल जाएंगे। तो कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। सीआरपीसी में क्या बोला गया है, क्या देखा हमने कि इसको जो है सन 1973 में इसको पारित किया गया, 1 अप्रैल सन 1974 को इसको लागू किया गया। क्लियर है। भारतीय दंड संहिता, आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी भारतीय दंड विधान, इनको क्या है, संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखा गया है। 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखा गया है। और विशेष बात हमने क्या देखी है इसमें, इसमें 37 अध्याय हैं और 484 सेक्शंस है। क्लियर है। तो आज कुछ क्वेश्चन थे हमारे, तो हम क्लास को आज समापन करते हैं। जय हिंद सभी को, शुभ रात्रि।